नमस्कार मित्रों देखिए बहुत दिनों से जो है वो आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है वो हमारा जो है वो अभी हो नहीं पा रहा था। तो हम जो है वो अब देर ना करते हुए, क्योंकि अभी बहुत कम समय बचा है मेंस एग्ज़ाम के लिए, तो आज से हमारा ये जो है वो आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है। देखिए मैंने ये सोचा है कि हमारा जो ये प्रोग्राम है उसे हम टॉपिक वाइज प्रत्येक जितने भी टॉपिक हैं उनके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सबको बदल देते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका एक तो आंसर राइटिंग का जो है वो एक आइडिया लग जाएगा आपको कि किस तरह से हमें आंसर राइटिंग करनी है। दूसरा, प्रत्येक टॉपिक इस तरह क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपका मैं जो भी अभी तो मॉडर्न इंडिया स्टार्ट कर रही हूँ, तो मॉडर्न इंडिया के सारे टॉपिक में कवर करवाऊँगी, कोई भी टॉपिक छूटने नहीं पाएगा। प्लस आपको साथ ही साथ ये पता चलता रहेगा कि किस प्रकार प्रश्नों की प्रकृति रहेगी और किस तरह से हमें उत्तर देना है। तो मित्रों देखिए हमारा जो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वो भी शुरू हो रहा है, और मेंस का पूरा बैच 70 डेज़ का पूरा बैच हमारा शुरू हो रहा है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे। प्रतिदिन आपको वीडियो क्लासेस 1 से 2 वीडियो क्लासेस मिलेंगी। उसके साथ ही जो है वो आपका क्या कहते हैं, आपको सभी सारे टॉपिक के जो है वो टॉपिक वाइज नोट्स दिए जाएंगे। आपको आंसर राइटिंग आपकी जो कॉपी है वो उसके साथ ही आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलेगा, जिसमें आपकी कॉपी भी चेक की जाएगी। पर्सन टू पर्सन जो है वो गाइडेंस भी दिया जाएगा। सभी जो हमारे पुराने विद्यार्थी, आप उनसे पूछ सकते हैं कि हम उन्हें पर्सनली गाइड करते हैं, उनके आंसर राइटिंग पे उनको जो है वो हम गाइडेंस देते हैं। तो आप जल्द से जल्द हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8802913517। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें, कॉल करें। हो सकता है कॉल कभी ना जो है वो रिसीव हो पाए, क्योंकि सर बिज़ी रहते हैं, पर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें आप हमें, और हमारे इस प्रोग्राम से जल्द जुड़े, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम जो है वो मेंस का रिज़ल्ट आने के बाद आपको बहुत कम समय मिलेगा। अतः आप जिनका भी ठीक ठाक प्रश्न बन रहा है और नहीं भी बनता है, तो आप मेंस की तैयारी शुरू करें, क्योंकि अगले बार के लिए काम देगा। और मित्रों हमारा जो फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, जिसमें प्री और मेंस दोनों ही पढ़ाया जाएगा, आप हमारे उस प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं। वो प्रोग्राम भी हमारा जो है वो 5 जुलाई से शुरू हो जाएगा। तो फिर चलिए मित्रों देर ना करते हुए हम अपने जो है वो मॉडर्न इंडिया के टॉपिक पे पहुंचते हैं। तो देखिए आपके सामने एक प्रश्न है कि सहायक संधि प्रणाली क्या है। सहायक संधि क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करते हुए इसके विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, आपके सामने एक प्रश्न ये दिया हुआ है कि सहायक संधि क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करते हुए इसके विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन कीजिए। देखिए मित्रों इस प्रश्न के 3 भाग हैं, इनको हम जो है वो बांट लेते हैं। जब भी आपके सामने कोई प्रश्न आए तो आप प्रश्न को पहले देख लीजिए, इसमें क्या क्या पूछा है, इसके कितने भाग हैं प्रश्न के। तो यहाँ पे 3 भाग है प्रश्न के। पहला भाग है सहायक संधि क्या है, दूसरा भाग है इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी पहला भाग हमने सहायक संधि क्या है ये उसका अर्थ बताएंगे, दूसरा उसकी विशेषताएं बताएंगे, तीसरा उसके विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन करना है। मित्रों जब भी ये प्रश्न होता है, आपके सामने कोई प्रश्न आता है कि मूल्यांकन करने की बात कही जाती है, तो मूल्यांकन में आपको हमेशा उसके पक्ष और विपक्ष दोनों ही दिखाना होता है। ठीक है, जब भी आपको मूल्यांकन की बात कही जाती है तो आपको उसके पक्ष और विपक्ष को दिखाते हुए एक आपको जो है वो अब बैलेंस सा जो है वो आपको कंक्लूजन देना होगा, निष्कर्ष जो है उसका बैलेंस देना, ना पक्ष के तर्क में देना है ना विपक्ष के तर्क में देना है, आपको उस एक बैलेंस उत्तर देना है। पर हम मूल्यांकन करते समय उसके पक्ष और विपक्ष को दोनों ही चीज़ों को दर्शाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपको एक आइडिया इससे जो है वो आपको आइडिया भी लगेगा और हम आगे जो है वो अपना ठीक है उत्तर भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारा जो उत्तर शुरू होता है यहाँ से कि सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत डुप्ले ने की थी। देखिए मैंने सीधे शुरू कर दिया है, इसमें कहीं पे भी कोई घुमाव कुछ भी नहीं, कोई भूमिका नहीं। आप भूमिका बनाने में ज़्यादा समय मत लीजिए, क्योंकि आपको 200 शब्द में लिखना है
है, या फिर 125 शब्द में तो आपको बिल्कुल ही कोई गुंजाइश ही नहीं है भूमिका बनाने की। हाँ, 200 शब्दों में आप थोड़ा बहुत आप जो है कर सकते हैं। तो मैंने सीधे सीधे मैं टू द पॉइंट आई हूँ कि सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत डुप्ले ने की थी, परंतु लॉर्ड बेले जली ने इसे ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के तहत प्रस्तुत किया। ठीक है, सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? डुप्ले ने की थी। और बेले जली ने, और बेले जली को आप जानते हैं, सहायक संधि का नाम जहाँ ही आता है आप तुरंत आपके मुंह से जो है वो इस बेले जली का ही नाम आता है। तो बेले जली ने इसे साम्राज्यवादी नीति के तहत प्रस्तुत किया। साधारण अर्थों में सहायक संधि भारतीय राजाओं को सैन्य सहायता देने के बदले उनसे आर्थिक लाभ प्राप्त करना था। मित्रों देखिए, बहुत मैंने घुमाव यहाँ पे नहीं किया, एकदम सिंपल भाषा में समझाया है। मतलब आप अपने उत्तर को इतना सिंपल लिखिए कि कोई भी इंसान जो है वो साधारण पुरुष, मतलब वो उस विषय का विशेषज्ञ भी ना हो तब भी वो समझ जाए। तो मैंने क्या बताया है कि साधारण अर्थों में क्या है कि भारतीय राजाओं को सैन्य सहायता देने के बदले उनसे आर्थिक लाभ को प्राप्त करना है। ठीक है, तो संधि के तहत संबंधित राज्य में एक ब्रिटिश सेना रखी जाएगी जो राज्य संधि के तहत संबंधित राज्य में एक ब्रिटिश सेना रखी जाएगी जो उस राज्य की सुरक्षा करेगी, और परंतु उस जो सुरक्षा करेगी ना, उसके बदले जो वेतन है वो राज्य ही देगा। सोच सकते हैं आप कि अंग्रेजों ने कितनी सोची समझी साजिश के तहत कोई एक ऐसा जो है वो संधि बनाई जिसके तहत वो क्या करेगी कि वो भारतीय राज्यों को किसी बाह्य आक्रमण से रक्षा तो करेगी, परंतु वो उन्हीं के मतलब अपनी सेना को उस राज्य में तैनात करेगी, और वो जो है वो सेना जो है इनकी बाह्य आक्रमण से रक्षा करेगी, और उसका सेना का समस्त जो है वो खर्चा है वो जो है वो भारतीय राजा ही देंगे। यानी कि जो ब्रिटिश कंपनी है ना, वो भारतीय राजाओं के खर्चे पे अपनी एक सैन्य संगठन को जो है वो मजबूत कर रही थी। यह मतलब कि कितनी चालाकी से जो है वो भारतीय राजाओं को कमज़ोर करने का, भारत को कमज़ोर करके टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का और ख़त्म करने की एक राजनीति थी। ठीक है, इसमें क्या है कि एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, संधि के तहत संबंधित राज्य में एक ब्रिटिश सेना रखी जाएगी जो कि उसको सुरक्षा देगी, तथा सेना का वेतन जो है भारतीय राजस्व से, भारत या संबंधित राज्य के राजस्व से दिया जाएगा। संबंधित राज्य के विदेशी संबंध अंग्रेजों के अधीन हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि यदि आपको किसी अन्य राज्य से कोई संधि समझौता करना है, किसी अन्य राज्य से कोई मतलब कि किसी तरह का कोई जो है वो आपका लेन देन हो, या किसी अन्य यूरोपीय कंपनी से भी आपको कोई संधि समझौता करना है, तो उसके लिए हमें अंग्रेजों की अनुमति चाहिए। यानी अंग्रेजों की अनुमति आवश्यक थी आपको, किसमें? विदेश नीति में। तीसरी बात क्या हो गई कि संबंधित राज्य के आंतरिक मामलों में कंपनी हस्तक्षेप नहीं करेगी। बस इतनी ही आपको छूट थी कि संबंधित राज्य के आंतरिक मामलों में कंपनी कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। फिर आपका हो गया कि संबंधित राज्य बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी अन्य यूरोपीय को सेवा में नहीं रखा जा सकता। यानी कि संबंधित राज्य जो है वो मतलब किसी अन्य दूसरे राज्य से तो कोई संधि समझौता कर ही नहीं सकता था। तीसरी बात यह है कि संबंधित राज्य बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी अन्य यूरोपियों से भी संधि समझौता नहीं कर सकते थे। ये भी जो है वो एक उनके लिए बाध्यता बन गई थी। चलिए, तो मित्रों ये प्रश्न का जो पहला और दूसरा खंड यहाँ पे ख़त्म होता है। पहला हमारा क्या भाग था कि सहायक संधि क्या है,
आपने देख लिया सहायक संधि क्या था। ये पहला भाग था। दूसरा भाग था कि विशेषताएं इसकी। विशेषताएं आपने क्या देखी कि राज्य जो है वो मतलब कंपनी राज्य के ही खर्चे पे जो है वो सेना रखती थी, मतलब राज्य के खर्चे पे अपनी सेना को रख रही थी, बदले में उनकी सुरक्षा कर रही थी, यानी अपनी सेना को सुदृढ़ भी कर रही थी और हमारे जो है राजाओं को, हमारी जो देसी रियासतें थी इनको, क्षेत्रीय जो राजा थे उनको भी कमज़ोर करते जा रही थी, बस किसका लालच देकर, किस बात का लालच देकर कि हम आपकी बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करेंगे। ठीक है मित्रों, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य, ठीक है, यह पीटी के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे पीटी में इसका क्रम भी पूछा जाता है, पर मेंस एग्जाम में आपको केवल राज्य ही लिखने हैं, आप उनके ईयर क्रम वाइज लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया थे। ठीक है, अब सहायक संधि प्रणाली जो है वो सहायक संधि प्रणाली पूर्णतः अंग्रेजों ने, सहायक संधि प्रणाली के बारे में अब हम मूल्यांकन करते हैं। ये जो है ये वाला पार्ट है, अब ये मूल्यांकन वाला पार्ट आ गया। अब यहाँ से हम इसका मूल्यांकन करेंगे। तो मूल्यांकन में क्या है कि हम सहायक संधि प्रणाली प्रणाली को पूर्णतः अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए बनाई थी, जिसने भारतीय राजाओं के सैन्य शक्ति समाप्त कर उन्हें अलग थलग कर दिया। मैंने आपको पहले बताया था कि उन्होंने क्या किया कि भाई अपनी सेनाओं को सुदृढ़ किया और उन्हें अलग थलग कर दिया। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच कोई आप संधि समझौता नहीं कर सकते हैं किस बिना अंग्रेजों की अनुमति के, यानी विदेश नीति पूरी तरीके से उनके ऊपर डिपेंडेंट थी। उनकी अनुमति के बिना हम किसी अन्य राज्य से कोई संधि समझौता कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से सभी राज्य जो है एक दूसरे अलग थलग पड़ गए और चूँकि हमारी सेना मतलब कि जो है वो कमज़ोर हो गई, उन्होंने अपनी सेना, हमारे राजस्व पे अपनी सेना को सुदृढ़ किया बिना किसी खर्चे के। उनका 1 रुपया भी नहीं लग रहा और उनकी सेना भी जो है वो मजबूत हो रही है। ठीक, तो उन्हें अलग थलग कर दिया। वह देसी राजाओं के धन से अंग्रेजी सेना को सुदृढ़ कर रहे थे। ठीक, उसके बाद आता है कि कंपनी के इस साम्राज्यवादी प्रणाली के तहत ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए एक बड़ा बाजार प्राप्त होता, जो ये मेन कारण है। मेन कारण क्या था कि कोई ये जो है ना सहायक संधि प्रणाली या डलहौजी की राज्य हड़प नीति, ये जो है ना इनकी साम्राज्यवादी नीति का एक हिस्सा था। सहायक संधि प्रणाली क्या था, इनकी साम्राज्यवादी नीति का एक हिस्सा था। आप इस बात को जरूर नोट कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा। यदि आपसे इनडायरेक्ट ये प्रश्न पूछता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति का हिस्सा, मतलब आप ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति क्या क्या थी, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि पहली तो इनकी जो है वो कई थी, कई तरीक़े से क्या। पहला है ये इनकी बेले-जली की सहायक संधि और दूसरा है डलहौजी की राज्य हड़प नीति। मित्रों, ये ऐसी मतलब नीतियां थी ना जिनमें बिना युद्ध के, बिना किसी जो है वो क्या कहते हैं कि हथियार के जो है, इन्होंने भारत को के राज्यों को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। इन्होंने धीरे धीरे जो है वो राजाओं की शक्ति को कमज़ोर करके पूरे भारत पे अपना जो है वो पहले अप्रत्यक्ष कब्जा किया और फिर प्रत्यक्ष रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन में उस समय चल रही थी औद्योगिक क्रांति। ठीक है, ब्रिटेन में चल रही थी औद्योगिक क्रांति और उस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या चाहिए था, कच्चा माल चाहिए था। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कच्चा माल चाहिए था और निर्मित माल के लिए बाजार चाहिए था। निर्मित माल के लिए एक अच्छा बाजार चाहिए था।
मित्रों जो है वो अभी मेरी ऑनलाइन क्लासेस, चूँकि मैं ऑफलाइन ही क्लास लिया था, मैंने ऑनलाइन क्लासेस अभी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, इस वजह से मेरी राइटिंग धीरे धीरे जो है अभी उतनी अच्छी नहीं बन पा रही है, लिखने की अभी जो है वो बहुत प्रैक्टिस नहीं हुई है, इसलिए आप समझ लीजिएगा, इसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। और वैसे भी मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है भी नहीं। तो क्या है कि ये क्यों करा जाता था, तो इसका मुख्य कारण था कि औद्योगिक क्रांति जो ब्रिटेन में हो रही थी, इसको साधने के लिए कच्चा माल चाहिए था उनको, जो कि भारत से लेते, जैसे आपने सुना ही होगा नील की खेती यहाँ पे करते थे जो है वो, तो इस वजह से यहाँ से कच्चा माल ले जाते और उसके बाद वहाँ से निर्मित माल के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार था। उस समय भारत की जनसंख्या इतनी थी, भारत एक में जो है वो अपनी चीज़ों को बेचते, इसलिए वो क्या कर रहे थे कि अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले रहे थे, यहाँ के उद्योग धंधों को कमज़ोर कर रहे थे, क्योंकि भारतीय राजाओं ने यहाँ के हस्तशिल्प उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया था, वो हस्तशिल्प उद्योग में इंटरेस्टेड रहते थे, इस वजह से जो है वो समझे। तो इस वजह से क्या है कि मतलब ये हमारे हस्तशिल्प उद्योग पे जो है वो कुठाराघात किया, जिससे क्या है कि उनका बाजार जो है वो बने, हम हमारे बाजार को तोड़कर उन्होंने अपना बाजार बनाया, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि वहीं ब्रिटिश सुरक्षा प्राप्त अब इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या है। पहला तो क्या था कि भारतीय राजाओं को अलग थलग कर दिया, उनकी सैन्य शक्ति को कमजोर करके अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया और एक बड़े बाजार को बनाया। दूसरा क्या था कि जो राजा थे ना, जिन्होंने संधि स्वीकार कर ली थी, वो क्या थे कि अब वो पूरी तरीके से निश्चिंत हो चुके थे कि अब जो भी हमारे ऊपर आक्रमण होगा, सब कुछ होगा, वो तो अब अंग्रेज देख लेंगे। तो वो क्या किए, आलसी प्रवृत्ति के हो गए और विलासी प्रवृत्ति के। वैसे भी हमारे पुराने राजा कुछ थे भी, कुछ पहले से भी विलासी प्रकृति के थे, और जब ऐसे कुछ सुविधाएं मिल जाएं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा हो जाता है। मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ तो भारतीय राजाओं द्वारा हस्तशिल्प उद्योग को संरक्षण भी नहीं मिला और इस तरीके से उद्योगों का लगातार पतन होने लगा, ठीक है। अतः सहायक संधि प्रणाली ने भले ही भारतीय राजाओं को बाह्य आक्रमण से तो सुरक्षा प्रदान की, भारतीय राजाओं को बाह्य आक्रमण से तो सुरक्षा प्रदान की परंतु उनकी स्वयं की स्वतंत्रता ब्रिटिश कंपनी के हाथों गिरवी रख दी गई। आप सोच सकते हैं इस शब्द का प्रयोग करना, हाँ, जो है वो कितनी बड़ी बात है कि आप जो है वो एक कहावत है ना कि पराधीन सपने सुख नहीं, मतलब पराधीनता में सपने में भी सुख नहीं आपको है। तो सोच सकते हैं कि यदि आप अपनी सुरक्षा के बदले अपनी स्वतंत्रता को गिरवी रख दे रहे हैं तो कितनी बड़ी जो है वो मतलब एक तरीके से सोचने व शर्म की बात है। तो बस वही हुआ, फिर धीरे धीरे जो है वो आपकी स्वतंत्रता तो छीनी ही, आपका राज्य भी आपसे छिन गया, फिर सब कुछ जो है उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया और धीरे धीरे भारतीय राजाओं की शक्ति में कमी आने लगी और ब्रिटिश राज्यों में के जो साम्राज्य है उसमें वृद्धि होने लगी। तो मित्रों इस प्रश्न का जो 3 भाग था, एक बार आप फिर से देख लीजिए। इस प्रश्न के जो 3 भाग थे आप इसको अच्छे से समझिए कि सहायक संधि प्रणाली क्या है, सहायक जो है इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा इसके विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन भी कीजिए। हमने बताया था कि मूल्यांकन में आपको पक्ष और विपक्ष दोनों बताना है, ठीक है। तो मैंने बताया कि सहायक संधि प्रणाली क्या है। सबसे पहले इसको डुप्ले ने शुरू किया था और इस और वेलेजली ने इसे साम्राज्यवादी नीतियों तक विस्तार से इसका प्रयोग किया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या है कि सहायक संधि प्रणाली एक सीधा साधा जो है वो यहाँ पे कि आपको जो है वो कंपनी जो है मतलब अंग्रेज जो है वो आपके राज्य में आपको सुरक्षा प्रदान मतलब सैन्य सहायता देंगे, यानी आपको बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करेंगे, बदले में आपसे आर्थिक लाभ लेंगे। परंतु मित्रों ये आर्थिक लाभ जो है ना ये तो परोक्ष प्रत्यक्ष है। आर्थिक लाभ तो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, हाँ, पर अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ है। अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने तो राज्य ही हड़प लिया, हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने कब्जा ही कर लिया सब कुछ, हाँ, भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता को ही जो है वो गिरवी रख लिया। तो इस वजह से केवल आर्थिक लाभ बस सीधे दिखने वाला जो था ना वो एक तरीके से अपने अधीन बना लिया राजाओं को, ठीक है। ये पहला भाग था। दूसरा मैंने कहा सहायक संधि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मित्रों सहायक संधि की विशेषताओं का वर्णन
सहायक संधि की विशेषताएं मैंने आपको बताई कि सुरक्षा के बदले जो मतलब कि वो अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहे थे। दूसरा क्या है था कि इस संधि के तहत जो है वो किसी भी राज्य से विदेशी संबंध स्थापित करने से पहले अंग्रेजों से पूछना होगा। किसी भी यूरोपीय कंपनी को अपने यहाँ राजदूत रखने से पहले, या यूरोपीय कंपनी से के भी किसी भी अधिकारी को अपने यहाँ सेवा में रखने से पहले जो है वो इनसे पूछना पड़ेगा, इनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है। फिर हमने दिखाया कि सहायक संधि कौन से राज्य किन किन राज्यों ने स्वीकार किया था। उसके बाद अंततः हम इसका मूल्यांकन करते, जिसमें इसके पक्ष को भी हमने दिखाया है और इसके विपक्ष को भी दिखाया है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आपके सामने है, डलहौजी की राज्य हड़प नीति क्या है? डलहौजी की राज्य हड़प नीति क्या है? डलहौजी की राज्य हड़प नीति के प्रमुख कारण क्या कारण थे और इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो इस प्रश्न को देखिए, हम 200 शब्दों में दिया हुआ है। इसको जो है वो ये एक सीधा प्रश्न है। इसके भी 3 भाग हैं कि राज्य हड़प नीति को बताना है, उसके बाद इसके कारण और प्रभावों को बताना है। परंतु यहाँ पे कुछ और भी, इस जो भी मैंने उत्तर लिखा है ना, यहाँ से कई अन्य तरह के प्रश्न भी बन सकते हैं। ये मत सोचिए कि मैं जो प्रश्न लिखी उसका उत्तर दी हूँ केवल वहाँ से वही सीधा, नहीं, उसके अंदर से जो मैंने भाग समझाया है उससे और भी प्रश्न बन सकते हैं। आपके दिमाग में और प्रश्न आने चाहिए। इस जो है वो वीडियो के लास्ट में मैं आपसे फिर एक प्रश्न पूछूंगी और आपको उसका जो है उत्तर नेक्स्ट डे बताना होगा। आप लिख के डाल सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। मित्रों, फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि हमारा जो है वो आंसर राइटिंग प्रोग्राम, हमारा जो है मेंस का टोटल 70 डेज का प्रोग्राम 5 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसके लिए रेगुलर जो है वो एडमिशन हो रहे हैं। आप जल्द से जल्द इस पर एडमिशन कराइए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमको जो है वो मैसेज करिए 8802913517 8802913517। ठीक है। आप इस पे कॉल करिए और कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए क्योंकि बहुत कम समय बचा है। आपको सब्जेक्ट भी तैयार करना है और आपको पूरा एसे तैयार करना है, सारे जो है जीएस के पेपर तैयार करने हैं। यदि आप आलसी की तरह बैठे रहेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम नेक्स्ट जो है प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि डलहौजी की राज्य हड़प नीति क्या है। तो डलहौजी की राज्य हड़प नीति साम्राज्यवादी नीति, देखिए मैंने आपसे बताया था साम्राज्यवादी नीतियों के तहत जो है वो ये सारी चीज़ें आएंगी। ये इन नीतियों के तहत अपने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो डलहौजी की राज्य हड़प नीति ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति का एक हिस्सा है, जिसके तहत भारतीय राजाओं के पैतृक वारिस न होने की स्थिति में गोद लिए जाने वाले व्यक्ति को वारिस मानने से इनकार करते हुए कंपनी ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। मतलब यदि आपको वारिस, आपका जो है वो कोई रक्त, मतलब आपका कोई संतान नहीं है, कोई भी राजा है जिनके संतान नहीं है, तो उन्होंने किसी अन्य को गोद ले लिया, तो गोद लिए जाने वाले व्यक्ति को जो है वो इन्होंने वारिस मानने से इनकार कर दिया। मैंने कहा भाई वो वारिस आपका नहीं होगा और अब आप सत्ता से हट जाइए, अब सत्ता हम संभालेंगे। ठीक है। तो देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत में जो है वो मतलब एक के बाद एक जो है वो सत्ता को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले रहे थे। तो ये जो है वो सर्वोच्च सत्ता उन्होंने अपने हाथ में ले ली। यद्यपि डलहौजी ने अपनी इस नीति के पीछे क्या कारण बताया था। ठीक है। यद्यपि डलहौजी ने अपनी इस नीति के पीछे कारण बताया था कि मतलब कि वो बता रहे थे कि भारतीय जनता जो है ना, वो उन्होंने बताया कि भारतीय जनता झूठे रजवाड़ों व कृत्रिम मध्यस्थ शक्तियों द्वारा प्रशासन की पद्धति से तंग आ चुकी है। परंतु तो उन्होंने क्या कारण बताया कि जो भारतीय जनता है ना, वो हमारे जो रजवाड़े हैं उनकी जो मतलब कि सत्ता, क्योंकि एक तरीके से सत्ता का के ऊपर अप्रत्यक्ष नियंत्रण अंग्रेजों का था।
बस जो शासक उस समय के थे, शासक प्रशासक, वो जो है वो एक मध्यस्थ की भूमिका में थे, पूरी शक्ति उनके हाथों में थी भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये जो शक्तियाँ झूठे रजवाड़े और कृत्रिम मध्यस्थ शक्तियों द्वारा प्रशासन की पद्धति से तंग आ चुके थे। ये कारण किसने बताया था? डलहौजी ने। परंतु ऐसा नहीं था। भारतीय जनता कुछ हद तक परेशान थी, इसके लिए वो अपने राजाओं को सत्ता से हटाने के बारे में कभी नहीं सोच सकती थी। इसके पीछे वास्तविक कारण क्या था? मुगल सत्ता के मखौटे को पूरी तरीके से खत्म करना था। अब मतलब अंग्रेज क्या थे कि पहले धीरे धीरे ये नीति वो नीति लागू कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने पूरी मंशा ही बना ली कि भाई अब मुगल, क्योंकि भारत में इससे पहले मुगल ही थे, दिल्ली जो है वो दिल्ली से लेके पूरे भारत पर उनका ही कब्जा था। तो उन्होंने कहा, धीरे धीरे राज्यों को अलग थलग किया। अलग थलग करने के बाद कहा कि भाई अब हटाओ, अब मुगलों के जगह पे हम खुद को स्थापित करेंगे। तो उन्होंने अब अपने आप को सर्वशक्तिमान बताया और कहा कि मुगल सत्ता के मुखौटे को पूर्णतः खत्म कर दिया जाए। पहला कारण। दूसरा कारण मित्रों, जब वही सेम कारण है कि औद्योगिक क्रांति के तहत जो है कच्चे माल की आवश्यकता थी और निर्मित वस्तुओं के लिए एक बड़ा बाजार चाहिए था। अब जब इन्हें एक बड़ा बाजार चाहिए तो फिर बड़ा बाजार के लिए जो है वो मतलब एक क्या कहते हैं कि जो है वो प्रशासन को अपने कब्जे में लेना था। यानी राज्य जो है वो राज्य उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में होना चाहिए कि मार्केट में चीज़ें कैसे बिकेंगी, इस बात पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो, राजाओं का नहीं। तो उन्होंने सीधे सीधे जो है वो राज्यों पर जो है वो नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये सब कुछ किया, ताकि उन्हें एक बड़ा बाजार मिल जाए, जिस बाजार में जो है वो अपनी निर्मित मतलब ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं को जो बेचे और यहाँ से कच्चा माल ले जाए। ठीक है, धीरे धीरे यही हुआ भी। इन दोनों ही लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जो है वो डलहौजी ने विलय और विस्तार की नीति का इन दोनों ही लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जो है वो विलय और विस्तार की नीति अपनाई गई। डलहौजी की राज्य हड़प नीति के परिणाम स्वरूप भारत के एक विशाल क्षेत्र पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिससे उन्हें ब्रिटिश निर्मित उत्पादों की बिक्री व उद्योग के लिए कच्चे माल की अबाध पूर्ति होने लगी। हालांकि उन्हें कुछ जो है वो मतलब क्या कहते हैं कि विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। जैसे आप देखते हैं कि ब्रिटिश काल में होने वाले छोटे छोटे विद्रोह, 1857 का विद्रोह, ये सारे इसी कारण जो है वो इसी से संबंधित थे। हाँ, 1857 का विद्रोह हो गया और ब्रिटिश काल में होने वाले छोटे छोटे विद्रोह का सामना करना पड़ा, परंतु ये इन विद्रोहों को भी जो है उन्होंने दबा दिया और जो है वो बड़ी ही चालाकी से जो है पूरे संपूर्ण भारत पे जो है वो अपना कब्जा धीरे धीरे करते गए और अंततः जो है वो एक मतलब कि भारत जो है ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का एक केंद्र जो है वो बिक्री का एक केंद्र बन गया यहाँ पे। ठीक है, और फिर बाद में जो है आपको पता है कि दादा भाई नौरोजी ने इन सब ने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को भी दिया, इन्हीं सब से, क्योंकि यहीं से धीरे धीरे शोषण स्टार्ट हुआ और जो है वो भारत को धीरे 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 ये गरीब करते गए, यहाँ के उद्योग धंधों को चौपट करते गए। तीसरा प्रश्न बनता है मित्रों, यहीं से रिलेटेड है कि डलहौजी द्वारा किए जाने वाले जो सामाजिक आर्थिक सुधार थे, आपको पता है कि डलहौजी के काल में कई सुधारात्मक कदम उठाए गए थे। तो क्या ये सुधारात्मक कदम जो थे उसके पीछे इनका दृष्टिकोण क्या था? आप
मतलब कि क्या इनकी मंशा जो है वो भारत के विकास की थी, या फिर ये किसी अपने जो है वो निहित स्वार्थ से प्रेरित थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो प्रश्न है, इसको अच्छे से समझिएगा। 125 शब्दों में लिखना है। डलहौजी द्वारा किए जाने वाले जो है सामाजिक आर्थिक सुधारों के पीछे निहित दृष्टिकोण का वर्णन करते हुए इस संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करिए। तो सबसे पहले जब आपको ये प्रश्न दिया जा रहा है तो उसके सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ पे देखिए, 3 पॉइंट यहाँ पे भी आपको दिमाग में जब आप आंसर की फ्रेमिंग करते समय ये रख लेंगे ना कि नहीं क्या बताना है, क्या लिखना है, कितने भाग में लिखना है, किस पॉइंट को कितना लिखना है ना, तो आप जो है बड़े अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना वो उत्तर का जो पहला भाग जो है वो ये होगा कि कौन कौन से, मतलब आप पॉइंट्स लिखेंगे कि सुधार कौन कौन से सुधार किए, ठीक, कौन कौन से सुधार किए, आप उनकी लिस्ट एक दे देंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट्स यहाँ पे आप देंगे कि इन सुधारों के पीछे क्या दृष्टिकोण था, इन सुधारों के पीछे डलहौजी का क्या दृष्टिकोण था। और तीसरे पॉइंट में आप अपना पर्सनल व्यू देंगे, यानी कि अपने विचार देते हुए फिर जो है आप जो है वो निष्कर्ष लिख देंगे। मित्रों, ऐसे प्रश्नों में निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आपको कुछ किसी प्रश्न में मूल्यांकन दिया गया, अपने विचार लिखने को दिया जाए, तो आप ऐसे प्रश्नों में निष्कर्ष जरूर लिखेंगे। चलिए, वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करेंगे, इसलिए हम सीधे सीधे जाते हैं टू द पॉइंट कि डलहौजी, देखिए मैंने 125 शब्द का प्रश्न है, सीधे प्रश्नों पे आए कि डलहौजी द्वारा भारत में निम्नलिखित सुधार कार्य किए गए। वुड्स शिक्षा डिस्पैच 1854 में, पीडब्ल्यूडी की स्थापना 1854 में, भारतीय तार विभाग की स्थापना 1852 में, पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में, रेलवे लाइन का शुभारंभ 1853 में, लोक शिक्षा विभाग की का गठन 1856 में, और कलकत्ता से पेशावर तक की आपको पता है कि जो जीटी रोड बनी थी उसकी मुरम्मत की गई। उपयुक्त समस्त सुधारों को देखते हुए डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता की संज्ञा। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है जिसका उत्तर आप लोग हमें कल लिखकर दिखाएंगे। आप लोग की डलहौजी को, प्रश्न लिख लीजिए, डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। इस प्रश्न की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो आपको इसकी समीक्षा करनी है, इस कथन की समीक्षा करनी है। ठीक है, इस कथन की समीक्षा करनी है आपको कि डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। मित्रों, समीक्षा करने का मतलब आप समझते हैं, समीक्षा करने का मतलब भी होता है कि उसके सभी बिंदुओं को दर्शाना है, पॉजिटिव नेगेटिव करते हुए आपको कंक्लूजन देना है। समीक्षा करनी है कि आपको जो है वो मतलब कि क्या है, इसके पीछे के क्या कारण हैं, और मतलब इसके क्या क्या सच में ऐसा है, अगर ऐसा नहीं है तो क्यों है, अगर ऐसा है तो क्यों है, पूरी तरीके से आपको इसको दिखाना है। ठीक है, तो अब जो भी कथन लिखा रहे ना, उसके सभी बिंदुओं पर आपको जो है वो आपको सभी एस्पेक्ट्स लिखने होते हैं, इसलिए इस कथन की आपको समीक्षा करनी है। ये प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से लिख के हमें दिखाइए। ठीक है, तो डलहौजी को क्या है, उपयुक्त समस्त सुधारों को देखते हुए डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता की संज्ञा दी गई है। डलहौजी ने क्षेत्रीय राज्यों का विलय कर भारत के एकीकरण का कार्य किया था। बिल्कुल सही बात है कि आपने देखा था कि मौर्य काल में भारत जो है वो वो भी पूरा संपूर्ण भारत नहीं था। ठीक है, तो भारत मतलब एक तरीके से फिर भी एक संगठित राज्य था। मौर्य काल में भारत जो है वो एकीकृत था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो छोटे छोटे राज्यों में बंटता गया। फिर मुगलों ने भी जो है वो भारत को जो है वो कुछ हद तक मतलब कि जो है एक भारत का एकीकरण किया।
परंतु फिर भी तब भी एक छोटे राज्य थे, दक्षिण भारतीय राज्य जो है वो, पश्चिम के राज्य जो है अलग थे, सब जो है वो पूर्व के अलग थे, तो सब अपने अपने राज्यों में बटे हुए थे। परंतु डलहौजी ने क्या किया कि सबका विलय करके जो है वो एक तरीके से भारत का कुछ हद तक एकीकरण किया था। सभी राज्य अभी तक तरीके से एक नहीं हो गए थे, वो तो भारत की स्वतंत्रता के बाद भी काफ़ी समय बाद एक तरीके से जो एकीकरण का मुख्य काम था वो तो पटेल ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसीलिए बनी हुई है, ठीक है। परंतु डलहौजी के द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों का उद्देश्य, देखिए पहले मैंने क्या यहाँ पे बताया कि डलहौजी ने किया, ये सब किया, बिल्कुल मान रहे हैं, इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। परंतु अब यहाँ पे मैंने लगा दिया, परंतु डलहौजी द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों का, अब मैंने उत्तर को तर्क से खंडित किया यहाँ पे, ठीक है। मतलब यही सेम आपको समीक्षा में भी करना है, आपको यही मूल्यांकन में करना है कि आप पहले तर्क दीजिए फिर खंडित कीजिए उसको, अपने तर्क को खंडित करिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा परंतु डलहौजी द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों का प्रमुख उद्देश्य भारत में साम्राज्य विस्तार करना था, ठीक है, तथा भारत की सड़कों की, भारत में पहला क्या था, साम्राज्य विस्तार करना था। अब भारत में सड़कों की मरम्मत करवाई, रेलवे लाइन बनवाया, बिल्कुल हम मानते हैं यहाँ की परिवहन प्रणाली में सुधार किया, पर उसके पीछे क्या कारण था, उसके पीछे कारण था कि व्यापार सुगम हो सके, उनके माल की आवाजाही हो सके, मतलब माल उनका जो है वो सभी जगह पहुँच सके। ठीक, उसके बाद क्या है कि भारतीय शिक्षा में सुधार कर निम्न पदों पर भारतीयों को नौकरी दी। जो भारतीय शिक्षा में सुधार करने के पीछे उनका क्या कारण था, उच्च पदों पे नहीं, यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है कि निम्न पदों पे, निम्न पदों पर, क्योंकि आप ब्रिटेन से क्लर्क लेकर आएंगे तो आपका बहुत खर्चा पड़ेगा, उसको यहाँ पे रखने का, मेंटेनेंस का, सारी चीज़ों का खर्चा आपको देना पड़ेगा। जबकि भारतीयों को तो उन्होंने गुलाम बना ही लिया था, क्लर्क को मामूली वेतन पर, क्योंकि क्लर्क में सेना में जो रहते थे ना, उनके साथ भी दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। तो निम्न पदों पर जो है वो यहाँ पर रखा जाता था, निम्न पदों पर, वो भी निम्न वेतन पर जहाँ पर भूखमरी है, जहाँ पर बेरोजगारी है, वहाँ पर ये भी सही है ना। जब आपके पास कुछ भी नहीं हो, बेरोजगारी हो, तो आपको पता है ना कि ग्रुप डी के लिए भी जो है वो, ग्रुप डी के लिए भी जो है वो कितने फॉर्म पड़ते हैं, ग्रुप डी के लिए भी जो है वो मारामारी है नौकरी के लिए, बेरोजगारी का आलम ये है। तो उस समय भी यही था। तो जब आपके साथ ऐसी, जब उस समय ऐसी स्थिति थी कि उन्होंने यही कहा कि भाई हम ब्रिटेन से क्यों लेके आए, हम यहीं पर जो है वो निम्न वर्गीय जो क्लर्क उलर्क है उनको पैदा करें। तो उनके पीछे शिक्षा का यही कारण था, भारतीयों को नौकरी देने से ब्रिटिश कर्मचारियों को लाने का खर्चा बच जाता, ठीक है। अतः डलहौजी द्वारा किए गए सुधारात्मक कार्यों के पीछे ब्रिटिश हित सर्वोपरि था, ठीक है, ब्रिटिश हित सर्वोपरि था। आपको पता है कि लॉर्ड रिपन को, मतलब और कुछ ऐसे वायसराय हैं जिनको छोड़कर बाकी सभी ने जो है भारतीयों के साथ हमेशा दोयम दर्जे का व्यवहार ही किया है, ठीक है। और कालांतर में मित्रों, कालांतर में यही सुधारकार भारतीयों, मतलब यहाँ पे देखिए, हाँ मैंने पहले तर्क दिया कि डलहौजी ने अच्छा कार्य किया, फिर मैंने उसका खंडन किया कि इसके पीछे ब्रिटिश हित ही सर्वोपरि था, फिर मैं इस बात को खंडन कर रही हूँ, परंतु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। परंतु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कालांतर में यही सुधार भारतीयों के जीवन के लिए निर्णायक साबित हुए। कैसे साबित हुए? ये जो सुधार कार्य थे भारतीयों के लिए कैसे निर्णायक साबित हुए मित्रों? तो यहाँ पे आपको पता है कि कांग्रेस के अधिवेशन होते थे। अब आपका अधिवेशन कभी पुणे में है, तो कभी कलकत्ता में है, तो कभी जो है वो अमृतसर में है, कभी कराची में है, कभी दिल्ली में है, कभी जो है वो गया में है, और कभी जो है वो गुवाहाटी में भी हुआ है। तो कैसे हुआ है? जब आपकी परिवहन प्रणाली थी तभी तो, जब समाचार पत्र थे तभी तो, जब रेलवे लाइन थी तभी तो,
जब आपके पास डाक और तार थे तभी तो आप किसी को पत्र लिखेंगे, तभी तो वो पत्र पहुंच पाएगा, तभी तो लिखेंगे ना। हाथों हाथ पहले क्या था कि भैया वो जा रहे हैं दिल्ली, उनके हाथों लेटर पहुंचवा दो, ठीक है, तो बात रखी गई, महीनों लग गया। अब यहाँ पे डाक और तार की व्यवस्था, परिवहन की व्यवस्था उन्होंने की तो अपनी सुविधा के लिए, परंतु इससे भारतीयों को भी बहुत लाभ हुआ और एक तरीके से भारत का एक मॉडर्नाइजेशन भी हुआ कि जो क्रांति ब्रिटेन में हुई थी उसका असर भारत पे, यदि ऐसा ना करते तो उसका असर बहुत लंबे समय बाद होता, परंतु उस क्रांति का प्रभाव जो है वो भारत पर भी दिखा, उसका भारत को भी लाभ मिला, ठीक है। भले ही कहते हैं ना कि आप अपने लाभ के लिए काम कर रहे हो, पर उसका प्रत्यक्ष लाभ हमें भी मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम पूरी तरीके से इस बात से इनकार नहीं कर सकते ना कि हम जो है वो डलहौजी की राज्य हड़प नीति जो है, डलहौजी ने जो सामाजिक आर्थिक सुधार किए वो केवल अपने लाभ के लिए किए, मंशा उनकी कुछ भी हो पर लाभ हमें मिला था, सीधे सीधे ये कंक्लूजन है। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने उत्तर लिखा, खंडन किया, फिर उत्तर, पहले मैंने जो है वो तर्क दिया, तर्क से जो है वो मैंने लिखा कि हाँ ये डलहौजी ने अच्छे कार्य किए, फिर मैंने उसका खंडन किया, नहीं उसके पीछे उनकी क्या मंशा थी, फिर मैंने उसी तर्क को फिर से खंडित किया और कहा कि नहीं सब कुछ है, पर बात अंतिम रूप से बात यही है कि हमारा भी उद्धार हुआ था, ठीक है मित्रों। इसी तरह से उत्तर लिखने का रोज मेरे साथ आप प्रयास करिए, आप इस उत्तर को अपनी तरीके से भी लिख सकते हैं और हमें दिखा सकते, कॉपी चेक करा सकते हैं। फिर एक बार मित्रों आपको याद दिला देते हैं कि आप जो है वो 8802913517 नंबर पर जो है वो हमें व्हाट्सएप करें। हमारा प्रोग्राम जो है वो 5 जुलाई से शुरू हो रहा है। फीस मित्रों मात्र 4500 रुपये है और इस फीस पर भी वर्तमान समय में आपको जो है वो 30% का डिस्काउंट मिल रहा है हमारा कूपन कोड लागू करने से। कूपन कोड हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको लागू कर ले और उसको लागू करने के बाद जो है वो ये डिस्काउंट का लाभ मिले। हमारा जो है ऐप है अभियान ऐप पर जाकर आप जो है वो इसका लाभ ले सकते हैं। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।